दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी, एनसीसी के कैडेट्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, आप सभी का आज 73वें गणतंत्र दिवस पर मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। आप सभी के लिए और हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आज 73वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और हम जितने भी यहाँ पर हैं, हम में से किसी ने भी गुलाम भारत देखा नहीं। हम में से किसी ने भी, सबका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। हमने गुलामी सुनी होगी, पढ़ी होगी, शायद डिबेट भी की होगी, लेकिन देखी नहीं, अनुभव नहीं की है। दूसरों की आंखों से उसको अनुभव किसी ने किया होगा। तो ये वो गौरवशाली पीढ़ी है जिसने गुलामी देखी नहीं है। आज 73वां गणतंत्र दिवस, भारत शक्तिशाली हुआ है, प्रभावशाली भी हुआ है, वैभवशाली हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सबने अपना अपना उसमें योगदान किया और भारत आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कवि प्रदीप ने एक गीत लिखा था, उसको लता मंगेशकर ने गाया और उसके संगीतकार थे रामचंद्रन जी। और पहली बार जब ये गाया गया, ये गीत 26 जनवरी 1963 में दिल्ली में ही गाया गया, नेशनल स्टेडियम में। और कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम था भारत चीन युद्ध में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने का, याद करने का कार्यक्रम था। और वो गीत था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल ना जाओ उनको। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त को हम सोचते हैं कि उनको याद कर लिया जाए, लेकिन ये 2 दिनों तक सीमित करना तो ठीक नहीं है। लेकिन लता मंगेशकर ने जब ये गाया, लेकिन प्रदीप ने जो ठीक लिखा कि तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। क्योंकि भारत के लोगों को भूलने की बहुत आदत है और भारत को भी भूलने की बहुत आदत है। थोड़े थोड़े दिन में सो जाता है ये देश, उसको जगाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए 26 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन तो कम से कम हमें उन्हें याद करना चाहिए। करना तो वैसे सारे साल चाहिए, लेकिन देखो आज ये मेरे बच्चे हैं बहुत सारे, ये फेसबुक जानते हैं, फेसबुक की पीढ़ी है, ट्विटर की पीढ़ी है, इंस्टाग्राम की पीढ़ी है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, भारत को वैभवशाली भी बना रहे हैं, क्रांतिकारी भी बना रहे हैं, अच्छा भी बनाने में योगदान कर रहे हैं। जरा इनसे पूछो कि लाला हरदयाल कौन थे और लाला लाजपत राय कौन थे? लाला हरदयाल कौन थे और लाला लाजपत राय कौन थे? बप्पा रावल कौन थे? राणा सांगा कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के कौन थे? एक ऐसा सर्वे हमको करना चाहिए। मैंने कई बार करने का प्रयास किया कि हरि सिंह नलवा कौन थे, तात्या टोपे कौन थे। अगर उसका परिणाम देखेंगे ना तो बहुत सारा खराब आएगा, क्योंकि इसको मालूम नहीं है। लेकिन क्या इनमें इनका कसूर है क्या? ये तो अच्छे बच्चे हैं, इनका कैसे कसूर है अगर ये लोग नहीं जानते हैं? इसका मतलब ये हुआ हम शिक्षा से जुड़े लोगों का ये कसूर है कि ये जानते नहीं। विश्वविद्यालयों का कसूर है कि ये जानते नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में देश जिंदा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम किसी कारण से कर नहीं पाए हैं, मैं तो एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इनका कसूर नहीं है, हम में से भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ। इसमें काम बहुत करने की जरूरत है। अगर उस पर काम होगा नहीं ना तो आगे बहुत सारी दिक्कत होगी। इसीलिए जो राष्ट्र प्रेम का भाव है उसको जगाना, उसको व्यक्ति के अंदर रखना कि मैं जो भी कर रहा हूँ राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ,
राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने जगाने का काम है गणतंत्र दिवस। वैसे तो बहुत सारी अच्छी बात हो गई कि देश में पूरे झंडे 19 में पूरे देश में एक ही झंडे का शासन हो गया, संविधान भी मजबूत हो गया और पूरे देश में संविधान लागू हो गया। संविधान ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, अच्छे से बना भी और अच्छे से किया भी है। ये सब हम मानते भी हैं कि देश को एक रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी संविधान की, और आज 73 साल हो गए इसको लागू हुए। हम सब गर्व से कह सकते हैं 100% सफल हुआ इसमें देश को एक रखने में। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पर बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, तो चर्चिल ने कहा था कि मिस्टर एटली, यू आर कमिटिंग ए हिस्टोरिकल मिस्टेक, यू वांट टू गिव फ्रीडम टू दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड इवन डी ऑफ डेमोक्रेसी। इनको, भारत के लोगों को तुम डेमोक्रेसी देना चाहते हो जिनको उसका अनुभव नहीं है। बहुत सारा ब्लडशेड होगा, बहुत सारी समस्या होगी, कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे। तो आज हम सब गर्व से कह सकते हैं 73वां गणतंत्र दिवस और 75वां हम स्वतंत्रता दिवस का हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है कि भारत ने चर्चिल को 100% गलत साबित किया। विश्व का सबसे बड़ा प्रभावशाली लोकतंत्र है भारत। मैं जानता हूं हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों हम 26 जनवरी तय किया कि गणतंत्र लागू करेंगे। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी घटना है कि दिसंबर 31, 1929 को कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। रावी नदी के तट पे अधिवेशन हुआ। 2 दिन का अधिवेशन था, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 1930। तो पहली बार कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया, और प्रस्ताव क्या था कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं तो भारत अपने को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। इससे पहले कभी किसी व्यक्ति ने, किसी दल ने पूर्ण स्वराज्य की मांग करी नहीं थी भारत में। 26 जनवरी को उसको लागू करने का प्रण कांग्रेस ने लिया, पूर्ण स्वराज्य का। यहां से ये 26 जनवरी का दिन निकला और तय किया गया कि 26 जनवरी को संविधान लागू हो। पर मैं कई बार ये सोचता हूं कि वो रावी नदी का तट था, सर्दियां थी जैसे आज हैं, उस समय भी सर्दियां रही होंगी, लाहौर था, तो कभी लाहौर सोचता तो होगा, पूछता तो होगा कि मैंने तो आपका पूरे आंदोलन में साथ दिया, आजादी का इतना बड़ा चला, लाहौर ने पूरा साथ दिया, रावी नदी ने भी साथ दिया, उसके पानी ने भी साथ दिया। लाहौर में बोस्टन जेल में जतेंद्र नाथ दास की 63 दिन के बाद में शहादत हुई। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को फांसी हुई, लाला लाजपत राय जैसे अनेक आंदोलन जो हुए और उसमें लोग शहीद हुए, लाहौर उसका साक्षी था, यानी केंद्र था हमारी सभी स्वतंत्रता के लिए चलने वाली गतिविधियों का। वो सोचता और पूछता तो होगा कि भारत के लोगों ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था? मैंने तो आजादी का पहला प्रस्ताव दिया तुमको, सारा समय तुम्हारे साथ था, लास्ट दिन तक साथ था। तो क्या हम सभी को सोचना नहीं चाहिए? ये दिन नहीं है सोचने का कि लाहौर के हम सब कसूरवार हैं। वो सोचता तो होगा ना लाहौर, और लाहौर ही खाली क्यों सोचता होगा, रावी का पानी भी तो सोचता होगा कि मैं तो हमेशा ही साथ था, जब दूसरे नहीं थे तब भी साथ था आपके, और उसके बावजूद भी आपने मुझे छोड़ दिया, और आज मुझे याद भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है कि रावी और लाहौर पे हमारा कोई अधिकार है। वो ऐसे न जाने कितने शहर होंगे जो किसी ना किसी कारण से हमसे छूटे, उनको भी याद करने का दिन है, क्योंकि उनका भी हमारे इस स्वतंत्रता में एक योगदान रहा, उनका उस जगह का। तो इसीलिए 26 जनवरी बहुत एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हम सबको प्रेरणा देने का दिन है, जो हमको याद रखना चाहिए। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जो लोग लिख रहे थे वो सारे के सारे देशभक्ति के भाव से पूरी तरह से भरे हुए थे। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि 70 साल बाद या 50 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी कि इसकी चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। आज देखते हैं कि अपनी चिंता करने वाले तो बहुत हो गए, देश की चिंता करने वाले कम। अगर उनको इस बात का जरा भी आभास होता, जब छूट गए तब छूट गए, आज तो हमको उसमें योगदान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर राष्ट्र की एकता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने व्यवस्था दी और उसको सिद्ध भी किया, ऐसे न जाने कितने प्रश्न आपके मन में उठते होंगे, संविधान उसका उत्तर देता है, पर राष्ट्र प्रेम का उत्तर नहीं देता, उसमें मिलता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई परिस्थिति का निर्माण अपने देश में हो सकता है कि इसकी चिंता करनी पड़ेगी।
आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं, पहला ही आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट आर्टिकल, मैं उसको जरा रिकोट करता हूं कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम में से कितने लोगों को मालूम है? हम सब देखते हैं, कारों पे लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में लिख देते हैं भारत सरकार, पर क्यों? नाम का तो अनुवाद नहीं होता। अमेरिका का नाम हर भाषा में अमेरिका ही होता है, पाकिस्तान का नाम हर भाषा में पाकिस्तानी होता है, चीन का नाम हर भाषा में चीनी होता है। हमारे यहाँ क्यों होता है कि हम लिख देते हैं कि भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 1 इसकी शक्ति देता है हमको कि इंडिया दैट इज भारत। लेकिन इस पर बात करने की जो जरूरत है, उस पर हम कम से कम प्राध्यापकों को तो सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है। मुझे ध्यान है, मैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था, तो एक बार मुझे वहाँ के शिक्षा मंत्री ने बुलाया, उनका नाम भूपेंद्र सिंह चुनासमा, बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री रहे गुजरात के। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मन में ना एक प्रश्न आजकल बहुत चल रहा है। 2012 की शायद बात है, चुनाव का समय था गुजरात का। तो उन्होंने कहा मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि अगर सरदार पटेल सफल न होते तो ये देश कैसा होता? मैं कई दिन से इस पे परेशान हूं। तो एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा एक पुरानी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आपको ना इस विषय पर एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सेमिनार करना चाहिए, समझना चाहिए कि सरदार यदि सफल न होते तो ये देश कैसा होता। कहते आज हालत ये है कि एक पार्टी किसी को टिकट न दे तो पार्टी बदल लेता है, थोड़ा सा किसी का नुकसान हो जाए तो वो फरार दूसरी जगह चला जाता है। कुछ हम जरा सा अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरे का इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं। ये सोच कैसे डेवलप होगी? सरदार ने पूरे देश को एक कर दिया, उन राजाओं से ले लिया जो किसी का नहीं था, उनके पुरखों से आ रही थी जमीन को, वो उसके स्वाभाविक रूप से उनके पास उसकी मिल्कियत थी। उनको भारत में मिलाना आसान काम तो नहीं था ना। उनका महल भी ले लेना, सामान भी ले लेना, सब कुछ ले लेना और उनकी सहमति से ले लेना, कितना बड़ा काम हुआ। लेकिन अगर ये सरदार सफल नहीं होते तो क्या? कहते मैं सोचता हूं तो मेरा ना मन घबरा जाता है कि उसके बच्चे उन सबके बच्चे, खाली सरदार नहीं, उन लोगों के भी जिन्होंने अपना योगदान दिया और उन लोगों ने भी जिन्होंने देश को यूनियन करने के लिए सब कुछ दिया, कैसे हो गया ये सब? आज ये हालत है। तो उनका ये आप इस पे कुछ सेमिनार करो। खैर हमने सेमिनार भी किया, वो तो ठीक है। विषय सिर्फ यहाँ इतना है कि अगर सरदार नहीं सफल होते तो मुझे एक और घटना याद आती है। वीपी मेनन साहब उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, हम सब जानते हैं, भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और एडवाइजर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो मेनन साहब ने 2 किताबें लिखी हैं। तो एक किताब जो दूसरी के प्रीफेस में लिखते हैं, कहते हैं कि आज मैंने सरदार से दिया हुआ अपना वादा पूरा किया। कि सरदार ने एक दिन मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे पास ना वक्त बहुत कम है और शायद समय भी नहीं, वक्त कम है और शायद आज परिस्थिति भी नहीं है, तो मेरी आपसे ना मेनन एक रिक्वेस्ट है कि ये धरती छोड़ने से पहले 2 किताबें लिख जाना, ताकि मेरे बच्चों को जो 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद इस परिस्थिति को देखें कि ये यूनिफिकेशन आसान काम नहीं था, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया आसान काम नहीं था। कैसी परिस्थिति है, कैसी है, तुमने सब देखिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है सारे उसमें, और उनका बहुत बड़ा रोल था वीपी मेनन का भी। तो उन्होंने कहा कि ये काम मैं तुमको सौंप के जा रहा हूँ कि धरती छोड़ मत देना ये काम करने से पहले, कि तुमने जैसा देखा है वैसा लिखते जाना। हो सकता है कि, लेकिन अपनी कमेंट्री मत डालना इसके अंदर, जैसा देखा वैसा लिखते जाना। हो सकता है किताब थोड़ी बोरिंग हो जाए, हो सकता है कि उसमें से लोगों को कम मजा आए, पर वो फैक्ट्स के आधार पर लिखना। तो मैंने लिखते हैं कि पहली थी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स और दूसरी किताब जो थी द ट्रांसफर ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंडिया। तो उसके प्रीफेस में कहा कि आज मैंने सरदार से अपना वादा पूरा किया। 1956 की बात है। हर भारत के बच्चे को ये पढ़नी चाहिए किताब। मैं जब बच्चे कहता हूँ मैं टीचर साहब सब बच्चे ही तो हैं, भारत के तो बच्चे ही हैं सारे के सारे। हर एक को ये 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं और हम क्रिटिकल होते हैं चीज पे, उस परिवेश को, उस परिस्थिति को याद कर कर ही करना चाहिए कि कैसी थी। आज बहुत आसान है बहुत सारी विषयों पे कह देना कि ये तो ऐसा था, ऐसा करना हो जाता तो ऐसा हो जाता, ये हो जाता, हो भी सकता था, लेकिन वो परिस्थितियों से देखते हुए सही तरीके से निर्णय लेना,
वो समझने के लिए ये किताब उन्होंने लिखी कि मेरे बच्चे सही तरीके से समझ पाए कि ये सब आसान नहीं था। वो 2 किताबें हमको जरूर पढ़नी चाहिए। आप में से सब लोग पढ़ेंगे, मैं ऐसा प्रॉमिस चाहता हूँ सबसे। पढ़िए, थोड़ा अच्छा लगेगा देख के कि उससे क्या होगा, हमारा सोच का तरीका बदलेगा। अननेसेसरी हम जो क्रिटिकल नेगेटिव हो जाते हैं उससे आप बाहर आओगे कि नहीं यार इतना आसानी से सब कुछ नहीं हुआ। ये आज हम आजाद भारत में हैं और भारत को गौरवशाली बनाने में अपना अपना योगदान कर रहे हैं। उसको आगे चलाना, उसको मजबूत रखना बहुत बड़ा काम है। एक जागृति पिक्चर थी, उसका गाना है ना, तूफानों से लाए हम कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये हमारा सबका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संविधान ने तो देश को जोड़ा है, ताकतवर बनाया है। आज भारत शक्तिशाली है। आज $2.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कल को ये $6 ट्रिलियन का लक्ष्य है, पूरा होगा। हम सबकी आंखों के सामने नहीं, बहुत जल्दी पूरा होगा ये $6 ट्रिलियन का भी। नॉलेज सुपर पावर भारत बन सकता है, बनेगा, हम सबके सामने भी बनेगा। रिस्पॉन्सिबल है, सेंसिबल है भारत। हम जानते हैं कि ऐसा देश नहीं है जो किसी पे आक्रमण कर दे या किसी का नुकसान कर दे। इसीलिए हमारे पास ताकत तो होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो सोचो ना, अगर भारत, विकसित भारत हम सबके सामने बनना है, इसकी तो आपको किसी को सोचने की जरूरत नहीं। आप सब मानते भी होंगे, नहीं मानते तो मानने लगो कि बनेगा। पर बात तो इससे ज्यादा है। विकसित तो हम भारत पहले भी था। जिस देश ने 28 से 30% का जीडीपी 1600 साल रखा, तो विकसित तो भारत पहले भी था। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद ये विकसित फिर से हो जाएगा संसार में। लेकिन प्रश्न वहां से खड़े होते हैं कि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। जो विकसित राष्ट्र 16 साल उस समय के मापदंडों से रहा होगा और उसके बाद में 6-6 हजार लोगों से हारा। एकता और राष्ट्र प्रेम की जो कमी थी, उस पर विश्वविद्यालयों में काम होना चाहिए, क्योंकि हम विकसित होने जा रहे हैं। अगर उसकी कमी रह गई तो वो स्थायी भी नहीं होगा और खतरा बढ़ जाएगा हमारे लिए। तो चैलेंजेस जो हमारी पीढ़ी फेस करेगी और आने वाले हमारे बच्चों की पीढ़ी फेस करेगी, उसमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र एकता के भाव पे फोकस करना चाहिए। ये करना चाहिए और ये ही जो है यूनिवर्सिटीज का सबसे बड़ा काम है। इसीलिए अगर हमारा हित देश के हित में नहीं है, हमारा हित देश के हित में नहीं है, तो हमारा हित कुछ गलत है। ये बात का ख्याल हमको रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी किसी ने मुझे लाइनें भेजी थी, तो मैं उनको कोट करता हूं कि वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल। हम सबको अपने लिए कुछ ना कुछ तो योगदान करना चाहिए ना। वो क्या योगदान करना चाहिए कि वतन की सरबुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते रहना है हमको सदा ऐसे मुकामों से। एक वायदा हमें अपने आप से करना चाहिए, कम से कम 26 जनवरी को जरूर करना चाहिए कि हम अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इस देश के खिलाफ हो। ये वादा हमको करना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं अपने अपने मन में ये वादा करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो, क्योंकि ये देश तो अपनों से ही टूटा है, अपनों से धोखा खाया है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कभी कभी सोचा करता हूँ वो बेचारे चले गए, हम लोगों के जीवन में खुशियां लाने के चक्कर में चले गए। जो धरती माँ में शीश गड़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे उनके लिए हृदय से रोए। वो भाव का निर्माण 26 जनवरी और तिरंगा जो हमको ये कहता है। अभी बहुत अच्छा हुआ, अच्छी एक भारत की सरकार ने काम किया कि 26 दिसंबर 26 वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। क्यों निर्णय हुआ? क्यों किया सरकार ने? क्योंकि वो पत्थर, वो प्रेरणा के स्रोत को जगाने का काम है कि कम से कम हम याद तो करें उनको। वीर बाल दिवस सरकार ने सोचा, तो क्यों सोचा? क्या आवश्यकता थी? आज अब कहोगे इतनी पुरानी बात थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का बलिदान हुआ। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। और अगर उसको याद करेंगे तो हमारे मन में देश के लिए कभी खराब भाव नहीं आएगा। यार वो तो छोटी छोटी बात के लिए चले गए, और हम इतनी छोटी सी चीज के लिए, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी छोटी सोच रखते हैं। इससे बाहर आने में मदद मिलेगी। शायद इसीलिए उन्होंने किया होगा कि ये वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। हमको सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझने की आदत डालनी चाहिए। ये तिरंगा भी हमसे ये अपेक्षा रखता है, भारत भी हमसे ये अपेक्षा रखता है। एक मेरे को अभी ध्यान आई, एक बहुत बचपन में कविता थी,
याद कराया करते थे स्कूल में। अब तो मुझे मालूम नहीं कि कितनी, क्योंकि विश्वविद्यालय तो पहले ही कटे थे, स्कूल थोड़े जुड़े हुए थे। आज कितने जुड़े हैं मालूम नहीं मुझे ठीक से, लेकिन जुड़ने चाहिए। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको जोड़ने का काम कहती है, बात कहती है, तो हमको उसमें काम करना चाहिए, उसमें कमी नहीं निकालनी चाहिए, अपना अपना तरीके से योगदान देने की कोशिश करनी चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव को सीमित नहीं करना चाहिए। तो मैं आज इतने साल का हो गया हूँ, मुझे अभी भी याद है कि गुरु गोविंद सिंह जी की बात की तो उन पे वो कविता थी कि कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। किसी ने सुनी है आप में से कभी? हैं? कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, अगर थे उम्र के कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईटे भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, अपनी पंथ की जय हो। ऐसे भाव का निर्माण हो। इसी कारण से शिक्षा नीति की भी जो बात है, आज का वक्त नहीं है उस पर बोलने का कोई, लेकिन फिर भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र एकता के भाव को निर्माण करने का, ये काम करने का एक प्रयास है। हमको बहुत छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए इसको, और अगर हम छोटे रूप में देख रहे हैं तो हमको अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या इसका बड़ा रूप क्या हो सकता है, और उसको फिर इंप्लीमेंट करते हुए उसको बड़े रूप में क्या। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 क्रेडिट का कोर्स है कि 4 क्रेडिट का कोर्स है कि 6 क्रेडिट का कोर्स है, ये फर्क पड़ता ही नहीं इस बात से। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 172 या 76 क्रेडिट चलेगा या 196 क्रेडिट चलेगा या 600 क्रेडिट चलेगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने बच्चों को कैसा भारत देना चाहते हैं। 20-25 साल के बाद में यदि भारत जब मजबूत होगा, कैसे बच्चे उसको देना चाहते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है। क्या वो देश से प्यार करते हैं, क्या देश पे लगन रखते हैं, देश के दुख में उनको दुख होता है, विश्वविद्यालय के नुकसान में नुकसान होता है, ऐसा कैसा निर्माण करना चाहते हैं, इससे फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से बिल्कुल नहीं पड़ता कि टीचिंग लोड कम होता है क्या ज्यादा होता है, वो तो कम होगा नहीं, मैं लिख के भी दे सकता हूँ और नोटिफिकेशन भी करने को तैयार है इस बात के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए ये सिस्टम बना ही नहीं है। इस बात का इतनी छोटी छोटी बातों को कहना और उसके एक माहौल को खराब करना, ऐसा प्रयास हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हमको चीजों को देखना चाहिए, वही हम सबके हित में भी है। और अंतिम में मैं कहते हुए कि हमको शहीदों को याद करना चाहिए। हरिओम पंवार जी की कुछ पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं, उनको कोट करके अपनी बात खत्म करता हूँ। उन्होंने कहा कि जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा जिन बेटों की याद दिखाई देता है, जिनके कारण ये भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा जिन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। यही 26 जनवरी की सार्थकता है, हम सबको सोचना चाहिए। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। हम सब उस गौरवशाली पीढ़ी के हिस्सा हैं जो भारत को कल विकसित राष्ट्र भी देखेंगे, उसको विकसित रखकर बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, उसके लिए काम करेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ आपको पुनः बधाई। जय हरिओम।